सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सीक्रेट बिहाइंड द रिबर्थ मानवा को, एपिसोड नंबर 8 को, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में 4 कंट्रीज हैं। सबसे पहली टाइगर नेशन, दूसरी ड्रैगन पुल नेशन, तीसरी फीनिक्स नेशन और चौथी टर्टॉइज नेशन। और इन सभी कंट्रीज के बीच में आपस में हमेशा लड़ाई रहती है कि किसको जो गॉड की ब्लेसिंग्स है वो मिलेगी। और इस वर्ल्ड में जो गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं वो जुआनजी जेड के फॉर्म में मिलती हैं। जुआनजी जेड एक तरीके का जेड है जिसके अंदर काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, और जो भी कंट्री इस जेड को हासिल कर लेती है उनकी कंट्री में काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे कि उनकी कंट्री में वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ के लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, और वहाँ की जो फसलें होंगी वे भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होंगी और वे काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट करेंगे। और इसी तरीके से काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स उस कंट्री को मिलती है। लेकिन जिस कंट्री को जुआनजी जेड नहीं मिल पाता उस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पोवर्टी आती है, वहाँ का जो वेदर होता है वो भी अच्छा नहीं होता, और वहाँ पर कोई ना कोई महामारी आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बेमौत ही मर जाते हैं। और इसी वजह से जुआनजी जेड लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि जिस कंट्री ने जुआनजी जेड पिछले साल जीता होता है उसी कंट्री में एक भविष्यवाणी होती है जिसके ज़रिए उस कंट्री के किंग को पता चलता है कि आखिरकार इस बार जो जुआनजी जेड है वो कहाँ पर गिरेगा। और इसी तरीके से जो जुआनजी जेड होता है वो टाइम टू टाइम अपीयर होता है और टाइम टू टाइम गायब हो जाता है और फिर दोबारा अपीयर होता है, ताकि जो सभी कंट्रीज़ हैं उनको मौका मिल सके कि वे उसको हासिल करके अपनी कंट्री में सुख शांति बचाए रख सकें। लेकिन ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बुरा डिसीज़न है, क्योंकि जो कंट्री पिछले साल जीतती है उसको पहले से ही पता होता है कि इस बार जुआनजी जेड कहाँ पर गिरेगा। और अगर उसको पहले से ही पता होगा तो वो कुछ ना कुछ करके उस जुआनजी जेड को दोबारा हासिल कर लेगी। और इस वजह से जो बाकी कंट्रियां हैं उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा कि वे किसी तरीके से उस जुआनजी जेड को हासिल करके अपनी कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर सकें। और यही बात जो ड्रैगन पुल नेशन का किंग होता है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ड्रैगन पुल नेशन का किंग होता है उसको जिन यूनली ने पकड़ लिया होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहता है, तो जैसा कि तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता ही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इससे तो जिस इंसान के पास और ज़्यादा पैसा है उसके पास पैसा आता रहेगा, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं वो तो इस तरीके से गरीबियत में ही मरकर रह जाएंगे। ये कितना ज़्यादा बेकार वर्ल्ड है। आखिरकार जुआनजी जेड ऐसा कैसे कर सकता है? वो हमेशा ही उस कंट्री को बताता है कि वो कहाँ गिरने वाला है, जो कि पहले से ही उसको कंटेन करती है। तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी बड़ी नाइंसाफ़ी है? ये बात सुनकर जिन्यूली कहता है, अच्छा तो तुम्हारा ये पर्पस था कि तुम यहाँ पर आओ और हुयून किंगडम के लोगों को यूज़ करो ताकि तुम्हें पता चल सके तो जुआनजी जेड है उसकी अगली लोकेशन कहाँ पर होगी। तुम सिर्फ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए थे कि किसी तरीके से तुम्हें पता चल जाए कि जो जुआनजी जेड है वो इस बार कहाँ पर अपीयर होने वाला है। मैंने सही कहा ना? ये बात सुनकर जो ड्रैगन पुल नेशन का किंग होता है वो कहता है, हाँ तुम सही समझे। तभी नेक्स्ट सीन में वो काफ़ी ज़्यादा इविल वे में कहता है, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन हो, इसी वजह से तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइट टाइगर भी कहते हैं। अब बस जो मैं कर सकता हूँ वो बस यही है कि मैं अपने किंगडम वापस चला जाऊँ और वहाँ पर जाकर प्रे करूँ कि किसी तरीके से मुझे गॉड की जो ब्लेसिंग्स है वो मिल जाएं। ये बात सुनकर हमारा जो जिन्यूनली होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, या यूँ कहूँ उसको उस पर काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा होता है। तभी जिन यूनली पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि गार्ड्स जिया लिंग को वहां पर बंदी बनाकर लाते हैं और कहते हैं, योर हाइनेस, हमने जिया लिंग को पकड़ लिया जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा था। तभी जो जिया लिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट होते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ था? क्या तुम सभी पागलों को ये भी पता है कि मैंने कितना सब कुछ किया है हुयून किंगडम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? आखिरकार तुम वो अकेले इंसान क्यों हो जिसके पास सारा कंट्रोल है, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार हुयून किंगडम को हैंडल कैसे करना है? आखिरकार तुम जैसे चूजे के पास इतनी सारी पावर कैसे हो सकती है? ये एकदम नाइंसाफ़ी की बात है। ये बात सुनकर जो हमारा जिन्यूनली होता है वो कहता है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?
तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन युनली होता है वो अपने हाथों को फैलाता है और कहता है, अपनी आंखें ध्यान से पूरी खोलकर देखो कि मैं सच में एक किंग हूँ या फिर एक चूजा हूँ। देखो कि मैंने क्या क्या सब कुछ किया है इस किंगडम के लिए। तभी हमारा जो जिन युनली होता है वो कहता है, जो लोग हुयूंग किंगडम में पैदा होते हैं और जो हुयूंग किंगडम में रहते हैं वे सभी वाइट टाइगर क्लैन से बिलोंग करते हैं और वे सभी जॉन्जी जेट के डिसेंडेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो किंग होते हैं वे सभी लड़ाई करते हैं सिर्फ उस जॉन्जी जेट को पाने के लिए, उन सभी 3 कंट्री से जो कि आपस में फाइट कर कर उस जॉन्जी जेट को पाना चाहती हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जो हमारी कंट्री है वो इस फाइट को जीतती आई है और हमेशा जो जॉन्जी जेट है वो हमारी कंट्री में ही रहा है और हमने ही उसको संवारा है और उसके ज़रिए अपनी कंट्री को और अच्छा बनाया है। आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं बस एक ब्रैट हूँ? आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो? और जबकि तुम्हें पता है कि इस किंगडम में जितने भी किंग पैदा होते हैं या फिर जितने भी बच्चे किंग के ज़रिए पैदा होते हैं उन सब का बचपन से ही यही मिशन होता है कि वे किसी तरीके से जॉन्जी जेट को हासिल करें और अपने किंगडम को और आगे ले जाएं। और जबकि तुमने, जिसका नाम जिया लिंग है, तुमने दूसरी कंट्री के एक किंग को इस कंट्री में किसी तरीके से घुसपैठ कर कर बुलाया ताकि तुम किसी तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन उनको दे सको जिससे जो हमारा जॉन्जी जेड है वो हमसे छिन जाए। इसी वजह से तुम एक गद्दार हो और तुम्हें इस गद्दारी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना अब तुम्हारा क्या होगा जिया लिंग। वो तो शुक्र है कि जो हमारी एनिमी किंगडम है उनको पता नहीं चला कि जो जॉन्जी जेड है वो कहाँ पर अपीयर होने वाला है और उन्हें हमारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता कि जो जॉन्जी जेड है वो कहाँ पर अपीयर होने वाला है, तो मैं बता रहा हूँ अगर हम तुम्हें एक काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मौत भी देते या तुम्हारे सिर को कटवा देते या तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा कट्स लगाते और उन पर कीड़े मकोड़े छोड़ देते, ये सब कुछ भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होता क्योंकि जो तुमने हमारे साथ गद्दारी की है उसकी सज़ा इससे भी बदतर होनी चाहिए। तुम्हें तो कभी मौत भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हें मौत तक इतना ज़्यादा टॉर्चर करना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? तभी हम देखते हैं कि जो लियू होता है वो कहता है, हिज हाइनेस काफ़ी ज़्यादा सही है, एक ट्रैटर को काफ़ी ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने हमारी किंगडम को इस तरीके से धोखा दिया है। तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं वे भी कहते हैं, योर हाइनेस आपको इस गद्दार को काफ़ी ज़्यादा बड़ी सज़ा देनी चाहिए, आपको देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जितने भी वहाँ पर किंगडम के लोग होते हैं वे सभी भी यही बात कहते हैं कि इस इंसान को काफ़ी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने हमारे किंगडम को धोखा दिया है और इसकी वजह से हमारे किंगडम की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमसे छीन ही जाती। और इसी तरीके से सब हमारे जिन युनली को कहने लगते हैं कि हमारे हिज हाइनेस को इसको काफ़ी बड़ी सज़ा देनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जो इस किंगडम के सभी लोग होते हैं वो हमारी जिन युनली की काफ़ी ज़्यादा वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं, लॉन्ग लिव हिज हाइनेस। और इसी तरीके से वे काफ़ी बड़े बड़े नारे लगाने लगते हैं। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन युनली के पीछे एकदम से ड्रैगनपुल नेशन का किंग आ जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? ये बात सुनकर जो हमारा जिन युनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ड्रैगनपुल नेशन का किंग होता है वो हमारी जिन युनली पर एक डैगर से अटैक करने लगता है। लेकिन किसी तरीके से जो जिन युनली होता है वो उसके डैगर से बच तो जाता है, लेकिन जो ड्रैगनपुल नेशन का किंग होता है वो उसकी गर्दन पर लॉक लगा लेता है उस डैगर से और वो कहता है, जिन युनली तुम तो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस निकले, आखिरकार तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकते हो? तुमने अपनी नज़रें मुझ पर से कैसे हटा ली? तभी जो लियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो वहाँ पर ड्रैगनपुल नेशन के किंग को पकड़े हुए रखा था, आखिरकार वहाँ पर जिया होंगलिया कैसे हो सकती है? क्या उसने उसकी बॉडी से स्वाइप कर लिया है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सच में हमारी जिया होंगलिया होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ड्रैगन किंग होता है वो अपने डैगर को पकड़ते हुए कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो वाइट टाइगर, आखिरकार तुम और कितने लंबे समय तक दूसरी कंट्रीज़ की जो प्रोग्रेस है उनको इसी तरीके से रोकते रहोगे, जॉन्जी जेट को हमेशा के लिए अपने कंट्री के अंदर रख कर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं अब क्या करने वाला हूँ? तभी जो हमारा ड्रैगन किंग होता है वो उस डैगर से हमारी जिन युनली पर अटैक कर देता है और कहता है, इस बार मैंने तुम्हारी कंट्री के लिए
एक अलग ही सरप्राइज प्लान किया है जो कि काफी ज्यादा बड़ा सरप्राइज होगा। बस अब तुम सभी लोग देखते जाओ कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन तभी बीच में जो हमारी जी युआन होती है वो आ जाती है और कहती है, जी न्यूली, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ड्रैगन पोल नेशन के किंग ने डैगर से अटैक किया होता है वो गलती से हमारी सी युआन को लग जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुक ही नहीं रही होती और वो कहती है, खुद को संभालिए योर हाइनेस। तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि जो हमारी जी युआन होती है वो उसके अटैक के बीच में आ जाती है और वो कहता है, आखिरकार तुमने ये क्या किया? आखिरकार तुम मेरे अटैक के बीच में क्यों आ गई? और जो ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा जिन्यूनली होता है उसको तो मानो एक बड़ा सा सदमा लग गया हो। वो देखता है कि उसके हाथों में जी युआन का काफ़ी सारा खून लग गया होता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जी युआन ने इतना बड़ा कदम सिर्फ उसके लिए उठाया होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन होती है वो रोते हुए जिन्यूनली से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, जिस तरीके से तुमने मेरी मदद करी यहाँ पे सरवाइव करने में। प्लीज़ खुद को संभालो योर हाइनेस। और इसी तरीके से जो हमारी जी युआन होती है वो इतने ज़्यादा पेन के साथ भी सिर्फ जिन्यूनली को ये कह रही होती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो बस उसको बचाना चाहती थी। लेकिन तभी जो हमारा जिन्यूनली होता है उसका जो दिमाग है वो तो खराब होने लगता है हमारी जी युआन को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में देखकर। और हम देखते हैं कि हमारी जिन्यूनली के अंदर सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है, उसे मार दो, उसे जान से मार दो, उसे छोड़ना मत, उसे जान से मार दो, उसे यहाँ से जाने मत देना। तभी जो ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है वो नोटिस करता है कि जो जिन्यूनली होता है उसके आसपास से काफ़ी सारी जो एनर्जीज होती है वो रिलीज होने लगती है और वो कहता है, हे जिन्यूनली। तभी जो ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैंने इस बार तुम्हारी एक गलत चीज़ पर ही हाथ डाल लिया और मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पागल कर दिया है इस बार। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्यूनली की पावर्स होती हैं वो आकर ड्रैगन पोल नेशन के किंग की बॉडी को इधर उधर से काट देती है, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। और तभी जो उसकी इमेज होती है या फिर उसका जो पपेट होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हमारा जो सीन होता है वो यहाँ से शिफ्ट होता है ड्रैगन पोल नेशन कंट्री पर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है उसके हाथ में जो पपेट होता है वो भी टूट गया होता है क्योंकि वहाँ पर जो पपेट होता है उसको जिन्यूनली ने जान से मार दिया होता है। और जो ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है वो कहता है, वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मैंने इस पपेट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से बनाया था कि किसी तरीके से ये पपेट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और उस पर चाहे जितने भी बड़े मैजिक से अटैक किया जाए वो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जिन्यूनली के पास है ही इतनी ज़्यादा पावर कि उसने एक बार में ही इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, अब मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। तभी जो ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है वो हमारी जी युआन के बारे में सोचता है और कहता है, जिन्यूनली अभी के लिए तुम्हें ये सब कुछ एंजॉय करना है ना तो तुम कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम ध्यान रखना वो लड़की जिसके वाइट कलर के बाल हैं वो भी और जो जॉन्जी जेड है वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। मैं उन दोनों में से किसी भी चीज़ को तुम्हारा नहीं होने दूंगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और जो हमारा ड्रैगन पोल नेशन का किंग होता है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है इन सभी बातों को कहते हुए। तभी हमारा जो सीन होता है वो हमारी जी युआन के कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो एक सपना देख रही होती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका भाई उससे कहता है, मॉम ने मुझे आइसक्रीम दिलवाई थी और आखिरकार तुम मेरे बगैर आइसक्रीम कैसे खा सकती हो? अभी के अभी अपनी आइसक्रीम भी मुझे दो। तो जो हमारी जी युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से कहती है, लेकिन वो मेरी है, प्लीज़ मुझे भी उसे थोड़ा सा टेस्ट करने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसकी मॉम आती है और उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर उसने कहा कि वो तुम्हारी आइसक्रीम खाना चाहता है तो चुपचाप उसे दे दो। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को एक चीज़ देने के लिए मना करने की?
और तभी जो हमारी जीवान की मॉम होती है वो उसको झाड़ू पकड़ाते हुए कहती है, अभी के अभी घर के काम करो। आखिरकार तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम पूरे पूरे दिन बाहर रहोगी या फिर अपनी पढ़ाई में लगी रहोगी? ये जो घर के काम है वो कौन करेगा? अभी के अभी घर की सफाई करो। और जो हमारी जीवान होती है वो हमें बताती है, मेरी फैमिली में से कभी भी किसी ने भी मुझे प्यार नहीं करा। वे कोई भी मुझे पसंद नहीं करते थे, बल्कि जो मेरा भाई था उसको सभी पसंद करते थे और सब सिर्फ मुझे एक बोझ समझते थे और मुझे अपने पैसे कमाने का एक जरिया समझते थे। तभी जो हमारी जीवान की मदर होती हैं वो उसके भाई से कहती हैं, अगर तुम थक गए हो तो अपनी बहन से जो तुम चाहो वो करवा सकते हो। अगर तुम्हारी स्कूल का काम अभी रह रहा हो तो तुम्हारी जो बहन है वो तुम्हारा काम कर देगी, तो तुम उससे अपने स्कूल का काम करवा लेना। और जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है, आखिरकार क्या फ़ायदा? मैंने अपनी जितनी भी कॉलेज लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजारी। मैंने अपना तो अपना बल्कि अपने भाई का भी सभी काम खुद ही किया। मैं घर का भी काम करती थी और वैसा भी काम मैं ही करती थी। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, कोई भी मेरी मदद नहीं करता था। और इसी वजह से जब मैंने अपने कॉलेज को पास कर लिया तब मैं अपने घर को छोड़कर चली गई और मैं खुद ही अपने दम पर जीने लगी। और जो हमारी जीवान होती है वो अपना बाद में जाकर एक हाउस लेती है और वहाँ पर अपना एक वीडियो गेम भी खरीदती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो अपने वीडियो गेम में खेलते हुए कहती है और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है और वो हंसते हुए काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल होते हुए कहती है, माई किंग, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं और मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में तो लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, इस गेम के अंदर जो मुझसे अच्छे से बात करता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी हम देखते हैं कि उस गेम के अंदर और कोई नहीं बल्कि जिन्यूनली ही होता है और वो उसको गेम के बारे में बता रहा होता है। तभी जो हमारी जीवान होती है वो कहती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो मैं चाहूँ वो इसके अंदर कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसके अंदर हार जाती हूँ। वाकई में मैं सोच रही हूँ कि अगर ये इंसान जो इस गेम के अंदर है वो एक असली इंसान होता तो आखिरकार वो कैसा होता। तभी जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है, इस गेम के अंदर जो मेरा कैरेक्टर है वो एक प्रिंसेस का है, लेकिन रियल लाइफ में मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ और ना ही मेरी जो ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। अगर ये इंसान सच में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता तो आखिरकार क्या वो सच में मुझसे इसी तरीके से प्यार से बात करता जिस तरीके से वो इस गेम में मुझसे बात करता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी जीवान के पीछे से कोई आता है और कहता है, तुम तो। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारे 14 का अडल्ट वर्जन होता है और वो हमारी जीवान को पकड़ते हुए कहता है, 14 एक कोड नेम नहीं है बल्कि एक नाम है मेरा जो तुमने मुझे दिया था, भले ही तुम मेरे नाम को काफ़ी वक्त पहले ही भूल गई हो। तभी जो 14 होता है वो हमारी जीवान को धक्का देते हुए कहता है, खुद पर इतना ज़्यादा भी प्रेशर मत डालो और खुद पर डाउट करना बंद कर दो। अब तुम अकेली नहीं रहोगी, अब तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जियोगी। अब से तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी, तो जाओ। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा 14 होता है वो हमारी जीवान को धक्का दे देता है और कहता है, जाओ, वो इंसान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और हम देखते हैं कि जो 14 होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा सीन होता है वो यहीं पर एंड होता है और जो हमारी जीवान होती है वो धीरे धीरे अपने इस सपने से उठने लगती है। तभी जो हमारी जीवान होती है उसकी आंखें खुलती है और वो सोचती है, क्या क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी हमारी जीवान उठती है और खुद को चेक करते हुए सोचती है, हाँ, जो चोट मुझे लगी थी उस डैगर की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मुझे लगता है कि 14 ने मुझे हील कर दिया होगा और देखने से ऐसा लगता है कि उस डैगर की वजह से जो स्कार मेरी बॉडी पर आया था वो भी बिल्कुल गायब हो चुका है। तभी हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा शांत होते हुए सोचती है, चलो अच्छी बात है, जब अगली बार 14 मेरे पास आएगा तो मैं उसको अच्छे से थैंक्स कहूँगी कि उसने मुझे अच्छे से बचा लिया और उसकी वजह से मेरी बॉडी पर कोई स्कार भी नहीं आया। तभी हमारी जो जीवान होती है वो पूरे कमरे को इधर उधर से देखने लगती है और सोचती है, एक मिनट, ये कमरा तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है, मैं तो पहले भी इस कमरे में आई हूँ। तभी जो हमारी जीवान होती है वो साइड में देखते हुए सोचती है,
क्या मैं तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके बराबर में और कोई नहीं बल्कि जिन यूनली अपने नाइट सूट में लेटा होता है और उसी को देख रहा होता है। जिन यूनली को वहां पर देखकर एक पल के लिए हमारी जो जीवान होती है वो एकदम से शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पर हमारी जीवान काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है और कहती है, तुम ठरकी कहीं के, आखिरकार जब भी मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बेड पर ही क्यों होती हूँ, आखिरकार ऐसा हर बार क्यों होता है। लेकिन इससे पहले कि हमारी जो जीवान होती है वो कुछ और कह पाती, जिन यूनली उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाओ और अपनी आवाज को थोड़ा हल्का करो। तभी जो जिन यूनली होता है जीवान के पास आते हुए कहता है, ये प्रिंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना बनवाएगा सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फूड पसंद है, तो प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं इस किंगडम के सबसे ज़्यादा बेस्ट शेफ़ को कहूँगा कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाए और तुम जब तक चाहो उससे जो चाहो वो बनवा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। तभी जो जिन यूनली होता है वो जी युआन से कहता है, हम सभी सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहे थे कि आखिरकार तुम कब अपनी नींद से उठोगी और क्या तुम ठीक हो या फिर नहीं। तभी जो हमारी जी युआन होती है वो जिन यूनली की तरफ देखते हुए कहती है, योर हाईनेस। और हमारी जी युआन सोचती है, आखिरकार इनकी आवाज़ बोलते हुए इतनी ज़्यादा कांप क्यों रही है। तभी जो जिन यूनली होता है वो कहता है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम उठ जाओगी, लेकिन तुम उठ ही नहीं रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। और ये सब कुछ कहते हुए जो जिन यूनली होता है वो जी युआन को गले से लगा लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, या यूँ कहूँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। ये सब कुछ देखकर जो हमारी जी युआन होती है वो कहती है, योर हाईनेस जिन यूनली। तभी जो जिन्यूनली होता है वो हमारी सी युआन से कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा से ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करोगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और अगली बार से जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पर हम दोनों की जानें खतरे में हो तो तुम मेरे पीछे खड़ी रहोगी ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें आइंदा कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे यकीन करो। ये बात सुनकर जो हमारी जी युआन होती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, मैं काफ़ी समय से वेट कर रही थी कि मेरे पास भी कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी काफ़ी ज़्यादा चिंता करता हो और मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी सी युआन होती है वो जिन यूनली को गले से लगाकर काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगती है और वो सोचती है, आखिरकार फाइनली मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया जो मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है। तभी हमारा जो सीन होता है वो थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जी युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माती हुई कहती है, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। और हम देखते हैं कि जिन यूनली ने उसको हवा में उठाया हुआ होता है और वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इसी तरीके से देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उतारना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कि जिन यूनली ने हमारी जी युआन को हवा में उठाए रखा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए सोचती है, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और जो जिन यूनली होता है वो हंसते हुए कहता है, प्लीज मुझे अपनी प्रिंसेस को अच्छे से देखने दो, आखिरकार तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी जो जिन्यूनली होता है वो कहता है, वैसे लिटिल बीन मेरी बात सुनो, क्या तुम सच में होयुन किंगडम से बिलोंग करती हो? आखिरकार तुम इतनी ज्यादा वीक कैसे हो सकती हो अगर तुम होयुन किंगडम से बिलोंग करती हो तो। ये बात सुनकर हमारी सी युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो सोचती है, लेकिन इस बारे में तो मुझे खुद भी कुछ नहीं पता कि आखिरकार मैं किस कंट्री से बिलोंग करती हूँ। तभी जो हमारी सी युआन होती है वो जिन यूनली से कहती है, योर हाईनेस, लेकिन आपने तो मुझसे ये कहा था कि मैं होयुंग किंगडम में एक काफ़ी ज़्यादा छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। ये बात सुनकर जो हमारा जिन यूनली होता है वो कुछ ना कुछ तो सोचने लगता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि वो क्या सोच रहा है। तभी जो हमारा जिन यूनली होता है वो जी युआन से कहता है, खैर इस बात को छोड़ो, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे जो बाल हैं वो एकदम से वाइट क्यों हो गए थे, और जो तुम्हारी फायर है और जो तुम्हारा मैजिक है वो भी एकदम से वाइट में कन्वर्ट क्यों हो गया था। ये बात सुनकर हमारी सी युआन सोचती है, सच बताऊं तो मुझे हिज हाइनेस से भी कम पता है कि आखिरकार एकदम से मेरी सभी चीज़ें वाइट में क्यों कन्वर्ट हो गई थी। तभी हमारी जी युआन अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखती है और सोचती है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन फिर एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स ने मुझ पर टेक ओवर कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन की आंखें होती हैं वे दोबारा से एकदम से लोटस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा
शाइन आ रही होती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, जो जिन्यूनली होता है वो हमारी जी युआन को पकड़ लेता है और उसको पकड़ते हुए कहता है, तुम इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। और जो हमारी जी युआन होती है वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो शर्मा भी जाती है। तभी जो जिन्यूनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए और हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब ज़्यादा परेशान मत हो, मैं दोबारा तुमसे इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पूछूंगा। सो प्लीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस मत हो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर। ये बात सुनकर हमारी जी युआन कहती है, आपने तो मुझे एकदम से डरा ही दिया था। तभी जो जिन्यूनली होता है वो हमारे जी युआन से कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए या फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। और तभी हमारा जो जिन्यूनली होता है वो जी युआन को काफ़ी ज़्यादा सीरियस वे में कहता है, तुम कभी भी हुआंग यान किंगडम में नहीं जाओगे और तुम कभी भी जो भी लोग हुआंग यान किंगडम से बिलोंग करते होंगे उनसे कभी भी इंटरेक्शन नहीं करोगी और उनसे कभी भी बात नहीं करोगी। ये बात सुनकर जो हमारी जी युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहती है, लेकिन क्यों? तो हमारा जो जिन्यूनली होता है वो कहता है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान हूँ। और वैसे भी जो मेरी चीज़ें होती हैं मैं उनको बिल्कुल भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करता। ये बात सुनकर हमारी जी युआन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और जो जिन्यूनली होता है वो हमारी जी युआन के ऊपर ही लेटने लगता है। तभी जो जी युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माती हुई कहती है, रुको रुको, आखिरकार मैं कब से तुम्हारी हो गई? मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ। और जो हमारी जी युआन होती है वो शर्माते हुए सोचती है, आखिरकार इसकी दिक्कत क्या है? आखिरकार ये आज मुझे इतना ज़्यादा टीज़ क्यों कर रहा है? और जो हमारी जी युआन होती है वो कहती है, रुको रुको, तुमने तो कहा था कि वो कंपटीशन एकदम फेक है और चाहे मैं उस कंपटीशन को जीत ही क्यों ना जाऊं, मैं तुम्हारी क्वीन नहीं बन सकती और ना ही मैं क्राउन प्रिंसेस बनूंगी। तुमने सच में ऐसी बातें कही थी मुझसे, तो प्लीज़ अपनी बातों से अब मुकरना मत। ये बात सुनकर जो जिन्यूनली होता है वो कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना भूल गया था। ये जो कंपटीशन था वो वाकई में मेरा एक प्लान था जिसकी वजह से मैं जो जिया लिंग है उसको अरेस्ट कर सकूं। लेकिन मैं ऐसा सब कुछ लाउडली तो नहीं कह सकता ना कि मैंने ये कंपटीशन एकदम फेक रखा था और मैं बस जिया लिंग को पकड़ना चाहता था। अगर मैंने ऐसा कुछ भी अपने लोगों से कह दिया तो वो मुझ पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे अनाउंस करना पड़ा कि ये जो कंपटीशन है वो फेक नहीं बल्कि एकदम रियल है और जो ये कंपटीशन हुआ है इसमें जो भी जीता है वो ही मेरी जो क्राउन प्रिंसेस है वो बनेगी। ये बात सुनकर जो जी युआन होती है वो कहती है, रुको, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं। तो हमारे जो जिन युनली होता है वो अपना गला साफ करते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी क्राउन प्रिंसेस हो। और तभी वो हमारी जी युआन की तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ मुझे तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी क्राउन प्रिंसेस बन के? अब से तुम एक इम्पीरियल क्राउन प्रिंसेस हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये बात सुनकर जो हमारी जी युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शांत लग रही होती है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है और वो कहती है, रुको, क्या कहा तुमने? ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो हमारा सीन होता है वो यहीं पर एंड होता है और जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट होता है वाइट वर्ल्ड पर, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के गॉड्स रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गॉड होता है और वो कहता है, जो चुआंजी जेट है वो दोबारा से अपीयर होने वाला है और जो न्यू साइकिल है वो स्टार्ट होने वाली है, जिसके ज़रिए सभी जो कंट्रीज़ हैं आपस में लड़ाई करेंगी ताकि वो अपनी कंट्री को और ज़्यादा बेहतर बना सकें और उस जॉन्जी जेट को पा सकें, जिसकी वजह से उनको गॉड की ब्लेसिंग्स मिल सकें। तभी हम देखते हैं कि जो ब्राउन हेयर वाला लड़का यहाँ पर होता है वो भी और कोई नहीं बल्कि एक गॉड ही होता है और वो कहता है, 14, आखिरकार वो लड़की कैसी है? तो हमारा जो 14 होता है वो कहता है, सच बताऊं तो उस लड़की की जो सील है वो एकदम से टूट गई है, या यूँ कहूँ किसी ने उसको जानबूझकर तोड़ दिया है और अब वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकती है। लेकिन इस बात से हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो सेफ रहेगी। और वैसे भी अभी वो टाइम नहीं आया है कि हम उस लड़की को सब कुछ सच बता दें कि आखिरकार उसको यहाँ पर क्यों लाया गया है या फिर इन सभी चीज़ों के पीछे सच्चाई क्या है। तभी वो ब्राउन हेयर वाला गॉड कहता है, इस पूरे वर्ल्ड को लगता है कि इस वर्ल्ड में 4 गॉड्स हैं जो कि स्पिरिट की फॉर्म में हैं, लेकिन वो लड़की एक अकेली ऐसी है जो कि हम सभी को समझ सकती है और उसको पता है कि आखिरकार चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी और उसको कहाँ पर ख़त्म होना चाहिए और वो ही इन सभी चीज़ों को रोक सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 14 नहीं, मेरा मतलब अंडरवर्ल्ड के एम्परर, इन सभी पिछले सालों में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई होंगी, मैंने सही कहा ना?
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो 14 होता है वो और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एम्परर होता है, या यूं कहूँ वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है। और तभी इन सभी बातों को सुनकर जो 14 होता है वो हंसते हुए कहता है, खैर जो भी हो, इसी तरीके से जो मेरा डेप्थ है मैं उसको कलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारा 14 किस तरीके के डेप्थ के बारे में बात कर रहा है ये तो हमें आगे ही इस स्टोरी में पता चलेगा। तभी जो 14 होता है वो अपने फ़ोन को देखता है जिसके अंदर 14 की और जी1 की एक फ़ोटो होती है, और वो कहता है, लेकिन जो भी हो वो लड़की मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो बस इस बारे में सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो किस तरीके का सरप्राइज इस बार इस वर्ल्ड के लिए लेकर आई है, और वो आगे जाकर इस वर्ल्ड को कैसे कैसे सरप्राइज देने वाली है। मैं सच में तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ माय डियर प्रिंसेस बग। और इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड है यहीं पर एंड होता है। अब हम आगे ये स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ उस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।